Hello everyone and welcome back to Mindspine Tutorial. So our today's topic is carbohydrates absorption. इससे पहले हमने प्रोटीन एब्जॉर्प्शन देखा था और उससे भी पहले डाइजेशन के रिलेटेड जितने भी चीजें इंपॉर्टेंट थी उसको हमने कंप्लीट कर लिया था इन दी सीरीज ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी रिलेटेड बायोकेमिस्ट्री. सो कार्बोहाइड्रेट्स एब्जॉर्प्शन में जो चीजें इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें मैंने ऑलरेडी यहाँ पर नोट कर रखी है, आप उसको चाहे तो एज इट इज नोट भी कर सकते हैं. हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहले तो स्टमक और कोलन, ये दो प्लेसेस ऐसी होती है जहां पर एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर होता तो है लेकिन बहुत ज्यादा कम होता है, स्लाइट होता है. और मेनली जहां पर एब्जॉर्प्शन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का वो प्लेस होती है स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन की भी जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है वहां पर एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर सबसे अच्छी तरह होता है. तो चीफ साइट एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर की जो है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन. यहाँ पर बाकी एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर स्लाइटली जहां पर होता है वो स्टमक और कोलन हो जाएंगे. अब इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर जो है उसमें भी मेनली जो शुगर यहाँ पर एब्जॉर्ब होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो रहती है मोनोसेकेराइड्स. फिर उसके बाद सुक्रोज जो शुगर होती है वो जिन पोर्शन में एब्जॉर्ब होती है वो रहते हैं जेजुनम और इलियम वाला पार्ट. जैसे आपको पता होगा लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्ट्स होते हैं जैसे ड्यूडेनम, जेजुनम, इस टाइप से सारे पोर्शंस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के. तो सुक्रोज जो शुगर होती है वो जेजुनम और इलियम में एब्जॉर्ब होती है. दूसरी बात होती है कि जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि जो एब्जॉर्प्शन होता है वो दो तरह से हो सकता है. एक होती है एक्टिव मेथड्स और दूसरी होती है सिंपल डिफ्यूजन. एक्टिव मेथड्स वो होंगी जिसमें एनर्जी का यूसेज कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा, एटीपी का यूसेज देखने को मिलेगा, फिर जाकर कहीं ना कहीं मूवमेंट होता है या एब्जॉर्प्शन होता है. लेकिन सिंपल डिफ्यूजन कब होता है? जब बिना एनर्जी के यूसेज करे ही कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाए, उसी को हम सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं. तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के एब्जॉर्प्शन में कभी कभी सिंपल डिफ्यूजन भी होता है. तो सिंपल डिफ्यूजन कब होता है, उसकी क्या कंडीशन होती है कि अगर गट में जो कंसंट्रेशन है शुगर का वो बढ़ जाएगा एज कंपेयर्ड टू द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन दी ब्लड. अगर ब्लड में कंसंट्रेशन ऑफ शुगर हम देख रहे हैं और गट में भी हम कंसंट्रेशन ऑफ शुगर देख रहे हैं, उसमें से अगर गट के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ शुगर बढ़ गया तब सिंपल डिफ्यूजन वहां पर होता है. तो सिंपल डिफ्यूजन की सिर्फ एक कंडीशन होती है जो कि हमने यहाँ पर मेंशन कर ली. बाकी इसके अलावा जो भी एब्जॉर्प्शन वाली प्रोसेस होती है उसके लिए कौन सी मेथड होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है हमें वो भी पता है. एनर्जी का यूज होगा तो जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके अपोजिट भी जाते हुए अगर हमें कोई चीज ट्रांसपोर्ट करनी है तो हम कर पाएंगे क्योंकि हम एनर्जी का यूज वहां पर ले रहे हैं. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट रहता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो रहती है एनर्जी और वी कैन से एटीपी. तो ये था थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन का इंट्रोडक्शन. अब हम लोग देखेंगे बेसिक मैकेनिज्म फॉर ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन. अब जो इसका बेसिक मैकेनिज्म है उसको जिस तरह से हमने समझा है आज तक साइंस के अंदर, हम उसी के बारे में यहाँ डिस्कस करते हुए चलेंगे. तो ऐसा माना जाता है कि जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ही एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं. तो मोनोसेकेराइड्स के लिए जो कंडीशन है वो क्या है कि वो हमेशा किससे ट्रांसपोर्ट होंगे या किससे एब्जॉर्ब होंगे? सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होंगे, ऐसा माना जाता है. तो जो अभी हमने ऊपर भी बात की थी मोनोसेकेराइड्स की, जैसे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर्स में मोनोसेकेराइड का स्पेशली एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन होता है. लेकिन कैसे होता है वो एब्जॉर्प्शन? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है, यानी एनर्जी की मदद से होता है. तो यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो साथ में एनर्जी का यूज तो वहां पर होना ही है, ये बात हमें यहाँ क्लियर हो जाती है. तो ये चीज करने के लिए यहाँ पे जिस सिस्टम की जरूरत पड़ती है उसको कहते हैं सोडियम ट्रांसपोर्ट सिस्टम. क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो उसके लिए कौन यहाँ पर व्हीकल की तरह वर्क करेगा? तो वो रहेगा सोडियम ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो सोडियम ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मदद से मोनोसेकेराइड्स, मैंने पूरा यहाँ नहीं लिखा है, सिर्फ मोनो एस लिखा है, समझ सकते हैं इससे. सो मोनोसेकेराइड्स जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो किसकी मदद से होते हैं? यहाँ पर सोडियम ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मदद से होते हैं. और ये जो अजम्पशन है इसको स्ट्रेंथन करने के लिए हमें और भी एक चीज का ऑब्जर्वेशन मिला था जो कि ये था कि अगर ब्लॉकेज हो जाएगा Na+ ट्रांसपोर्ट का तो उसकी वजह से क्या होता है, जो साइमल्टेनियस ब्लॉकेज है ग्लूकोज और गैलेक्टोज के ट्रांसपोर्ट का वो हमें देखने को मिलता है. यानी कि अगर हमने Na+ यानी कि ये सोडियम का जो ट्रांसपोर्ट है Na+ ट्रांसपोर्ट, जिसको हम सोडियम ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, तो अगर हम इसको ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं तो कॉन्सिक्वेंटली यानी इसकी वजह से जो चीज वहां पर हमें देखने को मिलती है वो ये रहती है कि जो ग्लूकोज है और गैलेक्टोज है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, यहाँ पर ई आना चाहिए, गैलेक्टोज, इनका भी ट्रांसपोर्ट जो होता है वो वहां पर रुक जाता है या फिर आप कह सकते हो ब्लॉक हो जाता है. ये होने की वजह से, इसको रोकने की वजह से, अगर आपने सोडियम ट्रांसपोर्ट रोका तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो कि एक तरह की शुगर्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, उनका ट्रांसपोर्ट रुक जाता है. तो इससे हमें क्या साबित हो गया कि कहीं ना कहीं कि सोडियम का ट्रांसपोर्ट ही ऐसा ट्रांसपोर्ट हो जो कि शुगर्स का ट्रांसपोर्ट करवाता है. तो ये हमारा एक एजम्पशन था जो कि इस ऑब्जर्वेशन से और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है. तो इसको यहाँ पर एस्टेब्लिश करने के लिए हमें एक कैरियर की जरूरत पड़ती है जो कि ट्रांसपोर्ट कर सके ग्लूकोज को, स्पेशली उसमें से भी ग्लूकोज कौन सी वाली? गैलेक्टोज को, जो कि ब्रश बॉर्डर ऑफ लुमिनल सेल्स जो होते हैं वहां
लोकेटेड रहता है, लेकिन ये जो कैरियर रहता है वो अनेबल रहता है कि वो ग्लूकोज को अनटिल एंड अनलेस जो सोडियम ट्रांसपोर्ट है वो अगर नहीं रहा तो वो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो मैं थोड़ा सा इसको ईजी बना के आपको यहाँ पर शो करती हूँ। तो यहाँ पर एक कैरियर होता है जो कि ये कैरियर क्या करता है, ग्लूकोज को और स्पेशली गैलेक्टोज को ट्रांसपोर्ट करवाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड तक। लेकिन ये कैरियर जो होगा तब तक काम नहीं कर पाएगा जब तक कि वहां पर सोडियम ट्रांसपोर्ट ना हो। इसी चीज को मैं यहाँ पर कह रही हूँ। सो इट हैज बीन एस्टेब्लिश दैट अ कैरियर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज स्पेशली गैलेक्टोज इज लोकेटेड। ये कैरियर अच्छा लोकेटेड कहाँ होता है ये भी बता देते हैं। ब्रश बॉर्डर ऑफ लुमिनल सेल्स, वहां लोकेटेड होता है। तो ब्रश बॉर्डर जो होती है लुमिनल सेल्स की, वहां पर एक कैरियर होता है जो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज को ट्रांसपोर्ट करता है, एब्जॉर्ब होने में हेल्प करता है। लेकिन ये कब तक काम नहीं कर पाएगा, अनटिल एंड अनलेस सोडियम ट्रांसपोर्ट इज प्रेजेंट। अगर सोडियम ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ रास्ते में तो ये कैरियर काम नहीं कर पाएगा। आप समझिए सोडियम ट्रांसपोर्ट एक तरह का रोड है जो कि क्या कर रहा है, उस कैरियर को जाने का रास्ता दे रहा है। अगर सोडियम ट्रांसपोर्ट नाम का रोड ही नहीं हुआ, जगह ही नहीं हुई, तो कैरियर जा कैसे पाएगा इन दोनों को लेकर अगर उसको जाना होगा। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। तो इसको हम सिंपली अगर लिखना चाहें इंग्लिश में आप लिखेंगे, इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड दैट अ कैरियर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, स्पेशली गैलेक्टोज ये भी लिख सकते हो, इज लोकेटेड ऑन ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ ल्यूमिनल सेल्स, बट दिस कैरियर इज अनेबल टू ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज अंटिल एंड अनलेस सोडियम ट्रांसपोर्ट इज प्रेजेंट। जब तक सोडियम ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तब तक ये भी अपना काम नहीं कर पाएगा। तो इस फाइंडिंग से हम ये भी पॉस्टुलेट ले सकते हैं कि जो कैरियर होता है वो एक तरह की रिसेप्टर साइट होती है, किसके लिए, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए और सोडियम आयन के लिए भी। तो कैरियर जो होगा, फॉर एग्जांपल ये कैरियर है, तो इस कैरियर में 2 रिसेप्टर साइट होती है। इसको आप समझ लें, ये एक तरह की रिसेप्टर साइट है। और रिसेप्टर साइट किस किस चीज के लिए, 2 चीजों के लिए। एक होती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बिठाने के लिए, C6H12O6 को बिठाने के लिए, उसी को ग्लूकोज कहते हैं। और दूसरी साइट किस चीज के लिए होती है, दूसरी साइट होती है सोडियम आयन के लिए। तो मैं उसको Na+ आयन लिख देती हूँ। सो फ्रॉम दिस फाइंडिंग इट मे बी पॉस्टुलेटेड दैट सो कॉल्ड कैरियर हैज अ रिसेप्टर साइट, ये दोनों रिसेप्टर साइट है फॉर बोथ ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड सोडियम आयन, एंड दैट इट विल नॉट ट्रांसपोर्ट द ग्लूकोज टू द इनसाइड ऑफ द सेल इफ द रिसेप्टर साइट फॉर बोथ ग्लूकोज एंड सोडियम आर नॉट साइमल्टेनियस फिल्ड। यानी कि क्या मीनिंग निकल रहा है कि अगर आप ये जो पूरा कैरियर मॉलिक्यूल है इसके अंदर आप सिर्फ अगर ग्लूकोज को यहाँ पर रख देंगे लेकिन आपने सोडियम नहीं रखा तब भी अपना काम नहीं कर पाएगा, और सिर्फ अगर आप सोडियम भी रख देंगे और ग्लूकोज आपने नहीं रखा तब भी अपना काम नहीं कर पाएगा। तो कैरियर जब भी काम कर सकता है जब उसको एक सोडियम ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिले, साथ में शुगर मिले, तब जाके वो अपना काम कर पाएगा। बाकी फिर इसके अलावा उसके पास कोई कंडीशन नहीं कि वो कोई काम कर पाएगा वहां पर। तो ये चीज हमें यहाँ पर समझनी थी। और दूसरा अगर हम इसको लिखना भी चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड सोडियम आयन दोनों बहुत जरूरी है फॉर दी रिसेप्टर साइड, और अगर दोनों फील्ड नहीं हुए, साइमल्टेनियसली फील्ड नहीं हुए, तो कोई वहां पर ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। और दूसरी चीज यहाँ पर होती है कि जब भी ये जो एनर्जी रहती है इस कैरियर को साथ में एनर्जी लगेगी, क्योंकि हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो ये कैरियर को एक चीज और जो लगने वाली है वो क्या रहती है, एनर्जी। तो एनर्जी अब उसको कहाँ से मिलती है, क्वेश्चन ये उठता है कि एनर्जी आ कहाँ से रही इस कैरियर के पास ताकि वो इस ग्लूकोज को इस सोडियम आयन की मदद से वो ट्रांसपोर्ट वहां पर पूरा कर पाए। तो उसके लिए वो क्या करता है, सोडियम कंसेंट्रेशन बना के रखता है। यानी कि आउटसाइड और इनसाइड जो रहता है वहां पर एक सोडियम कंसेंट्रेशन बनाना होता है, जिसमें सोडियम जो रहता है वो अंदर की तरफ जब अंदर आएगा तो वो कैरियर को भी साथ में खींच कर लाने की कोशिश करेगा। तो जो सोडियम है यहाँ पर जो बाहर बैठा है वो सोडियम अगर इस कैरियर के अंदर जाने की कोशिश करता है तो कैरियर ऑटोमेटिकली मूव करने लगता है, और इसी वजह से जब कैरियर मूव करता है तो ये जो ग्लूकोज भी साथ में बैठा है वो भी मूव करने लगता है। तो आई होप यहाँ पर कहानी समझ में आ रही हो कि क्या हो रहा है यहाँ पर, कि ये जो एनर्जी है उसको कैसे मिलती है, कि ये जो कैरियर मॉलिक्यूल है या कैरियर जो भी है हमारा, वो क्या करता है, ये जो सोडियम आयन इसके ऊपर आया है, सोडियम आयन जब इसके अंदर एंटर करने लगता है, तो जैसे ही इस कैरियर के अंदर ये सोडियम आयन एंटर करने लगेगा तो ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और ये कैरियर जो है वो आगे की तरफ मूव करने लगते हैं, और जब मूवमेंट होगी तो ग्लूकोज का ऑटोमेटिकली वहां पर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझनी थी, जो मैं आपको नोट करवा देती हूँ कि द एनर्जी नीड ऑफ कैरियर इज मेट बाय डिफरेंस इन सोडियम कंसेंट्रेशन बिटवीन द आउटसाइड एंड इनसाइड, दैट इज एज सोडियम diffuses to the inside, it drags the carrier and therefore glucose along with it, thus providing the energy for the transport of glucose. इसी तरह से ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने की एनर्जी हमें वहां पर मिल जाती है। सो फॉर ऑब्वियस रीजन हम कह सकते हैं कि जो एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पर ली थी उसको जो नाम दिया जाता है उसको कहते हैं सोडियम ग्रेडियंट थ्योरी। इसी को क्या कहते हैं, सोडियम ग्रेडियंट थ्योरी। तो मैंने पहले यहाँ पे शुरू में ये नहीं बताया कि मैं कौन सी थ्योरी आपको पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको पहले से डर ना लगे। थ्योरी वर्ड आती
थोड़े से टेंशन में आ जाते हैं स्टूडेंट्स। तो हमने पहले उसको समझ लिया एंड अब थ्योरी का नाम भी हमने देख लिया कि इसी को सोडियम ग्रेडियंट थ्योरी कहते हैं फॉर दी ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। कौन सी चीज का ट्रांसपोर्ट देखा? ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट देखा। तो ये पूरी सोडियम ट्रांसपोर्ट थ्योरी थी एंड ऐसा बिलीव किया जाता है कि जब एब्जॉर्प्शन होता है शुगर्स का तो शुगर्स कभी कभी कंबाइन भी करती है फॉस्फोरिक एसिड के साथ और एक हेक्सोज फॉस्फेट नाम की चीज बनाती है जो कि ब्लड के अंदर एंटर होने से पहले पहले हो जाता है सारा काम और अपेरेंटली फिर वो हाइड्रोलाइज भी होती है और इसी तरह से हेक्सोसिस नाम की जो शुगर्स होती है वो ब्लड में देखने को मिलती है। क्योंकि सब बोलते हैं कि अगर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो जब ब्लड में ये ग्लूकोज पहुंचता है तो हेक्सोज के फॉर्म में कैसे आ जाता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज भी पता होना चाहिए कि ऐसा माना जाता है कि शुगर्स जो रहती हैं शुगर्स वो क्या करती हैं फॉस्फोरिक एसिड के साथ कंबाइन करती है और बनाती है हेक्सोस फॉस्फेट। क्या बनाती है? हेक्सोस फॉस्फेट बनाती है। ब्लड में एंटर होने से पहले पहले ये चीज होती है और अपेरेंटली ब्लड में जाते जाते वो हाइड्रोलाइज भी हो जाता है और फिर ब्लड में जो चीज हमें देखने को मिलती है वो कौन होती है? हेक्सोस होती है, हेक्सोस। तो इस तरह से आई एम सॉरी ये विजिबल नहीं था तो आप इसको यहां से नोट कर सकते हैं। सो इट इज बिलीव दैट ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर्स आर कंबाइंड विद द फॉस्फोरिक एसिड टू फॉर्म हेक्सोस फॉस्फेट विच बिफोर एंटरिंग द ब्लड आर अपेरेंटली हाइड्रोलाइज। ब्लड के अंदर एंटर होने से पहले ये हेक्सोस फॉस्फेट क्या हो जाता है? हाइड्रोलाइज भी हो जाता है, हाइड्रोलाइज्ड या मैं सिर्फ हाइड्रोलाइज यहां लिख रही हूँ। सो बिफोर एंटरिंग इनटू द ब्लड दे आर अपेरेंटली हाइड्रोलाइज्ड एंड सो हेक्सोसेस आर फाउंड इन ब्लड। तो ये पूरी प्रोसेस थी जो कि आपको पता होना थी सोडियम ग्रेडियंट थ्योरी के अंदर। तो यहाँ पर एक डायग्राम में यहाँ शो कर रही हूँ आपके सामने। ये प्रोबेबल मैकेनिज्म है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट को शो करने के लिए अक्रॉस द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, यानी कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट जो इस तरह से होता है इंटेस्टाइनल सेल से और फिर उसके साथ साथ Na+ ट्रांसपोर्ट भी होता है जिसमें कॉमन कैरियर होता है जो अभी तक आपने देखा उसी चीज को हम यहाँ पे डिपिक्ट कर रहे हैं। और Na+ किस तरह से एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है सेल के आसपास तो उसको देख रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये ब्रश बॉर्डर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर एक कैरियर बैठा हुआ है, ये Na है, ये ग्लूकोज है। Na ग्लूकोज दोनों इसकी जो रिसेप्टर साइड से वहां तक पहुंचते हैं। Na जब यहाँ से पास होने की कोशिश करता है तो साथ में ग्लूकोज भी पास हो जाता है और इसी वजह से जब Na+ ग्लूकोज इस तरफ आ जाते हैं तो ग्लूकोज वाला जो पोर्शन होता है वो तो कैपिलरीज में चले जाता है और सोडियम जो होता है वो इंटरसेल्यूलर स्पेस में आ जाता है। यहाँ पर सोडियम आ गया है और बीच में यहाँ ATP AMP में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ ATPase इसको मिल जाता है और इस तरह से ये ट्रांसपोर्ट शो करते हैं। तो आई होप प्रॉपरली विजिबल भी होगा आपको और समझ में भी आ गया होगा यहाँ से। अब जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन यानी किस स्पीड से किस रेट से एब्जॉर्प्शन होता है शुगर का, उसको कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं वो हम लोग देख रहे हैं। तो पहला जो फैक्टर होता है वो ये रहता है जो स्टेट होता है म्यूकस मेम्ब्रेन का वो किस तरह का है। दूसरा टाइम क्या है जब कार्बोहाइड्रेट जो है उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन में आप क्या याद रखोगे? फर्स्ट पॉइंट इज द स्टेट ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन इस वक्त कैसी है एंड द टाइम फॉर विच द कार्बोहाइड्रेट रिमेन्स इन कॉन्टेक्ट विथ इट। दूसरा पॉइंट कहता है, तो यहाँ पर सिंपली आप ये याद रख लेना कि म्यूकस मेम्ब्रेन की जो स्टेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन का स्टेट किस कंडीशन में वो। दूसरा पॉइंट कहता है जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन, आई विल नोट इट हियर, थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन जो रहता है ऑफ थायराइड जो एक ग्लैंड होता है वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो डायरेक्टली एक्ट करता है यहाँ से और स्टिमुलेट करता है जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा की, कि इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा वाली लेयर है वो कितना एब्जॉर्ब करेगी कितना एब्जॉर्ब नहीं करेगी, उसको कहीं ना कहीं ये थायराइड हार्मोन से निकला, सॉरी थायराइड ग्लैंड से निकला थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो उसको इन्फ्लुएंस करता है या स्टिमुलेट करता है। और जो मिक्सोडीमा होता है उसमें अगर आप देखोगे मिक्सोडीमा वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें जो एब्जॉर्प्शन रेट होता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है और जो हायर थायराइडिज्म होता है वो उसमें देखने को मिलता है, क्योंकि मिक्सोडीमा में थोड़ा हायर थायराइडिज्म उनमें हो जाता है तो एब्जॉर्प्शन का रेट उनका थोड़ा कम हो जाता है, इसी वजह से उनका रेट जो है वो वहां पर स्टिमुलेट हो जाता है। उसी तरह से एक चीज होती है कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो रहती है वो भी एब्जॉर्प्शन को इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है, क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी और थायराइड भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े, तो अगर थायराइड अफेक्टेड है तो एंटीरियर पिट्यूटरी कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगा, वही रीजन निकलेगा पीछे जाकर। उसी तरह से जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है अगर उसकी भी डेफिशिएंसी हो जाए तो जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन है वो वहां पर भी डिप्रेस हो जाता है, कम हो जाता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन का रोल पे यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिक्सोडीमा का एग्जांपल मैंने थोड़ा सा यहाँ मेंशन करा आपको कि मिक्सोडीमा डिजीज में एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि इनमें थायराइडिज्म जो होता है वो बढ़ जाता है।
तो ये आपको याद रखना है। उसी तरह से ये चीजें होने के साथ साथ यहाँ पे एक चीज और हो रही है कि जब अगर थायराइडिज्म जो है, हायर थायराइडिज्म वहां देखने को मिल रहा है, तो वहां पे कहीं ना कहीं जो एंटीरियर पिट्यूटरी होगी वो भी अफेक्टेड हुई होगी, तभी जाकर तो हायर थायराइडिज्म वहां हुआ होगा। तो उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन इनडायरेक्टली डायरेक्टली अफेक्टेड है। उसके अलावा एक और एग्जांपल क्या लिया मैंने यहाँ, एड्रेनल कॉर्टेक्स का। जो एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, उसमें किसी तरह की डेफिशिएंसी हो जाए, अगर ये पूरा अच्छा नहीं है किसी इंसान में एड्रेनल कॉर्टेक्स, अगर उसकी डेफिशिएंसी चल रही है, तब भी जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है वो डिप्रेस हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। और बहुत सारे विटामिन भी है, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ये एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। अगर किसी इंसान में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्रॉपर है तो वहां पर एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा और अच्छा हो जाएगा। सो मेक श्योर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स किसी की डाइट में प्रॉपर होना चाहिए। अगर उसका एब्जॉर्प्शन में कोई कमी आ रही है तो कहीं ना कहीं उसका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी गड़बड़ाया हुआ हो सकता है। उसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट होता है वेरियस मोनोसेकेराइड्स का, वो बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होता है। मोनोसेकेराइड शुगर जो होती है उनका ट्रांसपोर्ट किस तरह से होना है, वो क्या होता है, सिलेक्टिव होता है। तो मोनोसेकेराइड का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो कैसा होता है, सिलेक्टिव होता है। मैं सिर्फ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज लिख रही हूँ, पूरे वर्ड्स मेंशन नहीं कर रही हूँ। और जो ऑर्डर होता है प्रेफरेंस का फॉर ट्रांसपोर्टिंग डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स एंड देयर रिलेटिव रेट्स फॉर ट्रांसपोर्ट इन कंपैरिजन विद ग्लूकोज विच इज टेकन एज यूनिटी आर। अगर मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा मेंशन कर दूं, एक अगर हम ये मान के चलें कि जो ऑर्डर है प्रेफरेंस का, कि किस मोनोसेक्राइड को पहले ट्रांसपोर्ट करना है और किस मोनोसेक्राइड को बाद में ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसकी कुछ हमने रिलेटिव रेट बना रखे हैं, जिसमें हम ग्लूकोज के साथ कंपेयर करते हैं कहीं ना कहीं, और ग्लूकोज को 1 मानते हैं कि अगर ग्लूकोज 1 है तो गैलेक्टोज कितना होगा, उस तरह से ट्रांसपोर्ट कितना होगा, कहीं ना कहीं इसी चीज को हम समझ रहे हैं। तो रेशियोज जो है वो मैं आपको शो करूंगी यहाँ पर। तो जो ट्रांसपोर्ट होता है वेरियस मोनोसेकेराइड्स का वो सिलेक्टिव होता है, ये मैंने आपको बता दिया। इसमें गैलेक्टोज का 1:1 आप समझ लो, ग्लूकोज 1.0, फ्रुक्टोज 0.4, मैनोज 0.2, जाइलोज 0.15, एराबिनोज 0.1। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, मोस्ट रैपिडली ट्रांसपोर्टिंग मोनोसेकेराइड अगर कोई होता है तो वो गैलेक्टोज होता है, क्योंकि अगर गैलेक्टोज ज्यादा हुई अगर डाइट में तो सबसे पहले वो ग्लूकोज के साथ कॉम्पिटिशन शो करता है कैरियर सिस्टम के लिए, जिस वजह से एक इम्पेयरमेंट हो जाता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट का, और इस वजह से गैलेक्टोज पहले ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो एक छोटी सी पॉइंट था ये जो मेंशन कर दिया है यहाँ पर। सो फाइनली हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का एब्जॉर्प्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन है हमारे पास वो रहता है फैट्स का एब्जॉर्प्शन। उसके बाद बाइल सॉल्ट्स का आएगा, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का आएगा, जैसे मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे इस बात को। तो फैट्स का जो थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है डिफिकल्ट हो, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में लेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।